बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 13 ओवरऑल ऑनलाइन लेक्चर्स के लेक्चर नंबर 24 के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसके डिफेक्ट क्या थे? पहला डिफेक्ट बड़ा वाज़ेह है, बुनियादी डिफेक्ट। वो क्या है? अगर आप इसके पहले पेज पे आए, बोहर एटॉमिक मॉडल के पहले पेज पे, ठीक है, मैं वो लेके जाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। पहला डिफेक्ट जो है वो यहाँ पे देखिएगा, जब रेडियस आपने कैलकुलेट किया था, ये देखें, ठीक है, ये देखें, मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज 1, सिर्फ एक, लेकिन ये E, लेकिन चार्ज ऑन प्रोटॉन मैंने ZE लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने किसी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो जारी बात है Z को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर करना चाहिए था। इसका मतलब है कि Z स्क्वायर E स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते, मतलब यहाँ पे Z 2 दफा कंसीडर होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन के भी चार्ज को कंसीडर, इलेक्ट्रॉन की भी तादाद को कंसीडर करना चाहिए था। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो उसने एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है, और यही वजह है कि हाइड्रोजन का जो मॉडल है, ये जो बोहर का जो मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की तरह के उन सिस्टम्स को जस्टिफाई करता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब वो सिस्टम पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक देखें, ये आगे आ रहा हूं मैं, यहाँ पे इसके सॉरी पीछे आना है। ये जनाब आपका इसके डिफेक्ट की बात करें तो उसने क्या कहा है, बोहर कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम पैदा होता है ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड आयन्स लाइक हीलियम +1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। लिथियम का +2, क्योंकि लिथियम में आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो निकल जाए, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। 2 इलेक्ट्रॉन निकालें तो फिर इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 है, इसका मतलब इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 3 निकालेंगे तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो बेरिलियम के एटम +3 आयन, लिथियम के +2 आयन और हीलियम के +1 आयन, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इनके स्पेक्ट्रम को, इनसे जो रंगों की पट्टियां पैदा होती हैं, इनको अच्छे तरीके से बोहर मॉडल एक्सप्लेन करता है। हाँ, जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, देखिए आगे लिखा भी हुआ है, दीज आर ऑल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बट दिस थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन और पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हों, लाइक हीलियम एटम, लिथियम एटम, बेरिलियम एटम। इनके स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये पहला डिफेक्ट हो गया। दूसरा डिफेक्ट देखें, अगर आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं बाय मीन्स ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, एक अच्छा स्पेक्ट्रोमीटर यानी जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो फिर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, जो लाइन आपने पढ़ी हुई है लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, और उनमें एक एक लाइन, यानी हायर से जब पहले पे आ रहा है तो लेमन सीरीज, हायर से जब दूसरे पे आ रहा है तो बाल्मर सीरीज, हायर से जब तीसरे पे आ रहा है पाशन, फिर ब्रैकेट और फिर पफांडा। तो अब उनमें जो लाइंस यानी वो जो कलर्स पैदा होते हैं, इनके साथ साथ कुछ मजीद छोटी छोटी लाइंस भी पैदा होती हैं, ठीक है। इट मीन्स इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल लाइन आर रिप्लेस्ड बाय सेवरल फाइन लाइंस, यानी एक लाइन के बजाय हमें बहुत छोटी छोटी बारीक लाइनें और भी नजर आती हैं। एंड द ओरिजिनल लाइंस आर सीन बी डिवाइडेड
इनटू अदर लाइंस के एक लाइन यानी एक जो कलर है वो आपको डिवाइड होता हुआ नजर आता है, जैसे एच अल्फा लाइन इन बाल्मर सीरीज जो पहली सीरीज है, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे पे आता है, ठीक है, तीसरे से दूसरे पे आता है, इस सीरीज में इसमें मजीद 5 लाइनें प्रोड्यूस होती हैं मजीद, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इन टोटल 6 लाइनें हो गई। आगे लिखा हुआ है एच अल्फा लाइन कंसिस्ट ऑफ seems to be consist या found to consist of 5 component line, इसमें 5 कंपोनेंट लाइन पैदा होती हैं। और ये जो फाइन स्ट्रक्चर है, मजीद जो लाइनें पैदा हुई हैं या मल्टीपल स्ट्रक्चर जो है वो पैदा हुआ है इन लाइंस का, उनको बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है। अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर में लेके जाएं तो एक लाइन मजीद आपको डिवाइड होती हुई नजर आती है। बोहर इसकी मजीद लाइनिंग में डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर सका। एक्चुअली हुआ क्या, अपीयरेंस ऑफ सेवरल लाइन इन अ सिंगल लाइन सजेस्ट दैट, यानी ये सजेस्ट करता है कि सिर्फ एक शेल नहीं है, क्वांटम नंबर सिर्फ एक ही नहीं है जो हम इसके ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के ओरिजिन को एक्सप्लेन, यानी N1 N2 N3, N1 हो तो पहला शेल, N2 हो तो दूसरा शेल, N3 नहीं। अब हमें एक और N के अलावा एक और क्वांटम नंबर की जरूरत है जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, जो मजीद लाइनें प्रोड्यूस होती हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि शेल मजीद सब शेल में डिवाइड होता है, लेकिन बोहर ने इनकी जो शेल्स की सब शेल में डिवीजन है उनको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए उसको फाइन लाइन का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करना नहीं आया, इसलिए इसको हम इसका डिफेक्ट कंसिडर करेंगे। तीसरा जो डिफेक्ट है वो ये है, बोहर सुजेस्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर ने कहा था कि एटम के जो शेल्स हैं या ऑर्बिट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो सर्कुलर हैं, गोल, सिंपल गेंद की तरह गोल, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस की गेंद ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट रिसर्चेस हैज शोन दैट, लेकिन तहकीकात ने ये दिखाया, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन अ सिंगल प्लेन, वो एक प्लेन में नहीं है, इट टेक्स प्लेस इन 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी एटम का शेल सिर्फ सर्कुलर नहीं है बल्कि एलिप्टिकल भी हो सकता है। एटम फ्लैट नहीं है, सीधा चपटा हुआ नहीं है, बिल्कुल सीधा नहीं है, फ्लैट नहीं है, बल्कि ये 3D जो है वो अपना स्ट्रक्चर रखता है। हम लोग, बोहर तो कहता था ये सिर्फ 2D स्ट्रक्चर रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि बोहर के इस एक्सप्लेनेशन को, जो सर्कुलर ऑर्बिट की एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की है, वो जो है वो काफी नहीं है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डिफेक्ट है कि उसने कहा कि एटम का ऑर्बिट सर्कुलर है, ठीक है। चौथा जो है वो इसका डिफेक्ट ये है कि जब एक एक्साइटेड एटम, एक्साइटेड मीन पहले से गर्म किया हुआ एटम, विच गिव एन एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, जैसे एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, जो पहले से गर्म हो वो एमिशन, जिसको बाद में दौरान एब्जॉर्प्शन गर्म करें तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देता है, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप उसे लेके जाएं एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को, तो स्पेक्ट्रल लाइन आर फर्दर स्प्लिट अप, वनी वो जो लाइन जो आपको हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में नजर आई थी, अब वो मजीद डिवाइड होती हुई नजर आती हैं, और इतनी डिवाइड हो जाती हैं कि इनके वो क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। अब बड़ी अहम बात, ये जीमन इफेक्ट क्या है, जब एक्साइटेड हाइड्रोजन के एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं, उससे जो मजीद लाइनें प्रोड्यूस होती हैं उनको हम जीमन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सो इफ द सोर्स विच इज producing sodium spectrum is placed in a weak magnetic field, it causes splitting into 2 lines। अब ये एक्सप्लेन सोडियम की मिसाल देकर समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम सोडियम के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएं, ठीक है, तो
हमें सोडियम के स्पेक्ट्रम में सिर्फ 2 लाइनें मजीद डिवाइड होती हुई नजर आती हैं, 2 कंपोनेंट, एक लाइन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल नजर आती है। इसका मतलब ये हुआ सिमिलरली व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इसी तरह जब अब ये सोडियम की बात में उसमें 2 लाइनें हैं, हाइड्रोजन में एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ये सोडियम के केस में वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में मजीद 2 लाइनें प्रोड्यूस होती हैं। अब इसी तरह हाइड्रोजन के एटम को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, किस में रखें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो डिवाइड होती हैं लाइनें, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखें तो लाइनें मजीद डिवाइड होती हैं। एंड द सिमिलर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन टेक्स प्लेस, उसी तरह ही होती है। इसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। अब बोहर जो है ना तो जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सका और ना ही स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सका। तो ये इसके 4 डिफेक्ट थे। इन्हीं डिफेक्ट को मद्देनजर रखते हुए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था समरफेल्ड। समरफेल्ड ने ये देखें इन 1915, 2 साल बाद, इसके मॉडल के 2 साल बाद सुजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन द मूविंग इलेक्ट्रॉन माइट डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इलिप्टिक ऑर्बिट एज वेल। यानी सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ उसमें इलिप्टिकल कौन से होते हैं? अंडे की तरह के। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तो मैंने कोशिश किया ना सर्कुलर बनाऊं, ठीक है, लेकिन अगर आप इनको इलिप्टिकल की बात करें तो ये इलिप्टिकल है। इस तरह की शेप भी हो सकती है। आपने कहीं पे भी जहां पे एटम का जिक्र हो किसी एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, तो आप उनके जो मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आपको एलिप्टिकल ऑर्बिट नजर आते हैं। ठीक है, एलिप्टिकल मीन अंडे की तरह के। वेयर इन न्यूक्लियस लाइज एट द सेंटर ऑफ फोकाई ऑफ द इलिप्स, यानी ये जो इलिप्स है इस शेप को हम इलिप्स कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है वो कहता है कि इसके ये जो फोकस होता है ना, ये इसे फोसाई कहते हैं, जहां पे ये इसका सेंटर होता है। एक फोसाई ये होता है और दूसरा फोसाई जो है वो यहां पे होता है। तो हो सकता है कि न्यूक्लियस जो है यहां पे भी हो सकता है, एक फोसाई के एक सेंटर, ये फोकल सेंटर होते हैं फोसाई, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोहर के उस सर्कुलर ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को किसी हद तक समरफेल्ड ने तोड़ा, लेकिन अभी भी इसकी एक्सप्लेनेशन बाकी है। ठीक है, तो आगे हम लोग अब ये बोहर के जो डिफेक्ट्स के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वेव नेचर ऑफ मैटर। हाँ, अब यहां पर आके गौर करें जरा, वेव नेचर ऑफ मैटर। मैटर एक पार्टिकल होता है ना, जिसका मास होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, मास और वेलोसिटी को ज़रब करें तो मोमेंटम आता है। ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब वेव के साथ पार्टिकल अटैच हैं और पार्टिकल के साथ वेव अटैच हैं। प्लांक्स ने यही कहा था कि जो रोशनी की वेव्स हैं या रेडिएशन हैं जो वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करती हैं, वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स पर मुश्तमिल हैं, जिन्हें पार्टिकल्स कहेंगे। और इन पैकेट्स को हम क्वांटा का नाम भी देते हैं, रोशनी के केस में इनको फोटोन का नाम भी देते हैं। अब गौर करें जरा, अब गौर ये करना है कि प्लैंक्स ने ये कहा था कि रेडिएशन जो है वो डुअल करैक्टर शो करती है, यानी रेडिएशन वेव का करैक्टर भी शो करती है और पार्टिकल करैक्टर भी शो करती है, बिहेव लाइक मटेरियल पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब इस कॉन्सेप्ट को डी ब्रोगले नामी साइंटिस्ट ने 1924 में एक्सटेंड किया, और इस डी ब्रोगले के मुताबिक अगर वेव के साथ पार्टिकल हैं जिन्हें आप क्वांटम कहते हैं, तो पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, इनके साथ वेव अटैच है, ये भी डुअल करैक्टर शो करते हैं। ये डी ब्रोगले ने कहा था। डी ब्रोगले, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगले, ऑल मैटर पार्टिकल इन मोशन हैव अ डुअल करैक्टर। जब वो हरकत में हो तो उनका डुअल करैक्टर होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम एंड
molecules possesses the characteristics of both material particle, कि इसमें मटेरियल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मोमेंटम भी होता है, एंड अ वेव, और इसके साथ एक वेव भी अटैच होती है जिसकी वेव लेंथ होती है, एंड दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी। ये डी ब्रोगले ने, और डी ब्रोगले ने फिर इस पे एक इक्वेशन भी ड्राइव की, और वो इक्वेशन कैसे ड्राइव की, पहले वो इक्वेशन पढ़ें जरा। उसमें उसने देखो वेव लेंथ और एम वी मोमेंटम, मोमेंटम पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, वेवलेंथ वेव की प्रॉपर्टी है। अब दोनों को उसने रिलेट कर दिया, इसका मतलब है कि पार्टिकल के साथ वेव भी अटैच है और मोमेंटम भी है उनका। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जब हरकत कर रहा हो तो दोनों करैक्टर शो करता है, वेव के भी और पार्टिकल के भी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में लैम्डा जो है वो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ है, एम मास ऑफ पार्टिकल है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे भी उसने पार्टिकल का है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग, अब ये कैसे प्रूव हुआ, ये इसका प्रूफ मैं आपको बता दूं कि ये जो इक्वेशन आई है जिसमें आपने वेवलेंथ और मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक पैदा किया, अब इसका प्रूफ देने जा रहा हूं मैं, ठीक है। ये प्रूफ यहां से शुरू होता है, ये अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के मुताबिक, वो पहले इसके प्रूफ को बाद में करेंगे, पहले ये इसको एक्सप्लेन कर दें। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यहां से प्रूफ आ जाता है, यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। मोमेंटम के इनवर्सली, यानी हरकत की मिकदार अगर किसी पार्टिकल में मैस या वेलोसिटी का हासिल ज़रब, जिसे आप मोमेंटम कहते हैं, अगर वो ज्यादा होगा तो वेवलेंथ छोटी होगी, और हरकत की मिकदार कम होगी तो वेवलेंथ बड़ी होगी। तो ये जो मोमेंटम है, बड़ी वेवलेंथ जो पकड़ी जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, उसके लिए मोमेंटम का कम होना जरूरी है। तो इसके लिए दो चीजें कम हो सकती हैं, या मैस या वेलोसिटी। अब अगर मैस कम होगा तो फिर मोमेंटम कम होगा, लेकिन मैस कम के साथ वेलोसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कम मैस वाले जो पार्टिकल्स हैं वो जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये अपने साथ वेव रखते हैं, लेकिन जो ज्यादा मैस वाले पार्टिकल हैं उनके साथ वेव होती जरूर है, लेकिन इतनी छोटी होती है, इनका मोमेंटम इतना ज्यादा होने की वजह से इतनी छोटी होती है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो फिर इंशाल्लाह मैं इसको प्रूव भी आगे करूंगा इसी टॉपिक में। फिर यहाँ से साबित भी करेंगे कि हम एक छोटा सा पार्टिकल और ले लेंगे, फॉर एग्जांपल पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे जिसका मैस 1 ग्राम होगा, फिर वहां से उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन के हवाले से वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल की वेवलेंथ मेजरेबल है या पत्थर के छोटे से 1 ग्राम के वट्टे के बराबर जो मैस है किसी भी पार्टिकल का, उसको उसके साथ वेव जो अटैच है उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, क्या वो मेजरेबल हैं कि नहीं है। तो फिर हम इंशाल्लाह इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये प्रूफ देख लें। प्रूफ क्या है? प्रूफ, दिस इक्वेशन इज ड्राइव्ड एज फॉलोज। कैसे? अकॉर्डिंग टू प्लांक्स की इक्वेशन, प्लांक्स की जो इक्वेशन है वो क्या कहती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो पता है ना आपको। और आइंस्टाइन मैथ्स इक्वेशन क्या कहती है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये आइंस्टाइन के मैथ्स एनर्जी इक्वेशन है। वेयर m इज द mass of material particle, m mass of material particle है which has to convert itself into a photon, जिसने अपने आप को फोटोन में कन्वर्ट कर लिया। वेयर mass is the material particle which has to convert itself into a photon, यानी जिसके साथ पार्टिकल होना चाहिए, यानी फोटोन यानी एनर्जी का पैकेट होना चाहिए। एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, c जो है वो फोटोन की वेलोसिटी है। फिर यहां से देख लें, m इज द मैस ऑफ पार्टिकल, m उस पार्टिकल का मैस है which has to convert itself into a photon। अब इस मैस पार्टिकल को फोटोन में कंसिडर करना है हम लोगों ने,
ठीक है, जिसने अपने आप को फोटोन में यानी मटेरियल पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, और c इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन है। अब दोनों एनर्जी की इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इक्वेट का मतलब होता है बराबर करेंगे, ई दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है h और mc स्क्वायर भी बराबर होंगे। और आपको ये पहले पढ़ा हुआ है कि न्यू जो है वो किसके इक्वल है, c ओवर लैम्डा के। अब आप न्यू की जगह पे क्या पुट कर दें इस इक्वेशन में, न्यू की जगह पे सी ओवर लैम्डा, तो ये क्या बन जाएगा, एच सी ओवर लैम्डा। अब इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब ये सी इधर आके डिवाइड होगा, जब इसके पार ऊपर जाके माइनस होगी तो 1 रह जाएगी, तो आपके पास क्या बनेगा, यहां से थोड़ा सा मुझे मैथमेटिकली करना पड़ेगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। जी देखिए, मैंने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। आपको 10th क्लास में इस इक्वेशन के बारे में पता था कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v फॉर वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं इसलिए स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ स्पीड ऑफ लाइट को c से और f को न्यू से, और यहाँ पे इसको इधर लाके डिवाइड किया तो न्यू इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। अब इस c ओवर लैम्डा को इस इक्वेशन में, ये वाली जो है ये मैंने इधर दोबारा से लिखी है, ठीक है, इस इक्वेशन में न्यू की जगह पे सी ओवर लैम्डा पुट किया और इसको थोड़ा सा तरतीब दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एच सी ओवर लैम्डा एम सी स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक मिसिंग है, इक्वल टू मिसिंग है, यहाँ पे लगा लीजिएगा, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसे। चलें, यहाँ पे छोटा सा इक्वल टू का साइन होना चाहिए, चलें ये देख लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन देख लीजिएगा बच्चे। तो ये सी इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, ऊपर जाके इसके पार माइनस होगी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एच ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। यहाँ पर आपकी वो जो इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू, ये जो उसने इक्वेशन यहाँ पे बनाई है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी, मैंने कैसे बनाई है कि ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई, एम सी इधर आके डिवाइड, तो इसका मतलब है ये वही इक्वेशन है जो आपको उसने 2-3 स्टेप में बना के दे दिया है। मैंने आपको बाकायदा एक स्टेप समझा दिया, सिर्फ एक गलती यहाँ पे ये हुई है कि यहाँ पे इक्वल टू लगाना भूल गया, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इक्वेशन 30, जिसमें वेवलेंथ और फोटोन की मोमेंटम का ताल्लुक ज़ाहिर किया गया है, ठीक है, फोटोन के मोमेंटम का। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 30, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ फोटोन। एक दूसरे के इनवर्सली हैं क्योंकि एच एक कांस्टेंट है, तो यहां से ये साइन बन जाएगा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमसी, ठीक है। कंसिडरिंग द नेचर ऑफ सिमेट्रिकल, ये जो फितरत है इसको सिमेट्रिकल कंसिडर करते हुए, इसको सिमेट्रिकल कंसिडर करते हुए हम लोग ये कहेंगे कि जिस तरह फोटोन मूव करता है सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है, जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी किससे ज़ाहिर कर देंगे, v से। फिर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट की जगह पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे, और यही वो इक्वेशन थी जिसमें उसने पार्टिकल की मोमेंटम को वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल जो उसके साथ अटैच होती है, एसोसिएटेड होती है, जुड़ी हुई होती है, एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ी होना, ठीक है, तो वो जो वेवलेंथ है वो इससे हम इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यही डी ब्रोगले इक्वेशन थी जो इक्वेशन 28 में ऊपर आपको दी हुई थी, हमने उसका यहाँ पे क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब इस इक्वेशन 28 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो उसमें है जनाब आपके पास, इसको मैं ख़त्म कर दूं और फिर उसके बाद मैं इसको आगे समझाता हूँ आपको। ये देखें, इसको पहले मैं ख़त्म कर लूँ ज़रा, यहाँ पे एक मिनट मैं ज़रा स्टॉप करके करता हूँ। जी ये देखें, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 28, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी। हाँ, अब यहाँ पर आ जाएं, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो बोहर के एटॉमिक ऑर्बिटल मॉडल में पहले ऑर्बिट में घूम रहा है,
उसकी वेलोसिटी और उसके मास को मल्टीप्लाई करके वेवलेंथ कैलकुलेट करें। तो ये यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करें। अच्छा आपको बताया 6.26 into 10⁻34 जूल सेकेंड। mass of electron 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। वेलोसिटी आपने पहले ऑर्बिट में बताया ये है, लैम्डा के साथ ये वैल्यूज पुट करें तो आपके पास जो वेवलेंथ आती है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो एक्सरे की वेवलेंथ के इक्वल है, तकरीबन कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, और इट कैन बी मेजर्ड। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव अटैच है उसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, यहां से ये चीज पता चली कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ है हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है इसके साथ वेव अटैच है। लेकिन अगर हम एक छोटे से स्टोन की बात करें, देखो इफ वी, हाँ एक और बात, पहले इस स्टोन की बात से पहले मैं आपको छोटा सा पहले ये बात बता दूं कि यही वेवलेंथ प्रोटॉन के साथ भी अटैच होगी, वही वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल के साथ भी अटैच होगी। प्रोटॉन का मास 1836 गुना ज्यादा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेवलेंथ 1836 गुना क्या होगी, छोटी होगी। किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। इसी तरह अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ 7344 गुना छोटी होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये इन प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन 1836 जमा 1836, ये 3672, और न्यूट्रॉन का मैथ तकरीबन 1842 गुना ज्यादा आता है। 1842 1842 3682, इन दोनों को जमा करें 36 जो है वो 84, और 3672 को जमा करें तो ये तकरीबन 7344 गुना बनता है, जो अल्फा पार्टिकल का मास है। मैं यहाँ पे इसको प्रूव भी कर सकता हूं, मैं कर देता हूं आपको, फिर यहां से आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जी बच्चों ये देखें, ये अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स की बात की है, तो उसने ये क्या हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोटॉन का मास जो है वो कितने गुना होता है, 1836 गुना। दूसरे का भी क्या होगा, 1836 गुना। ठीक है, और लेकिन जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो तकरीबन 1842 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में। फिर इस तरह 2 प्रोटॉन, 2, इन सभी को जमा करें तो जो भी आंसर आता है, ये देख लें, 2 2 4 और 6 10 16, ठीक है, और उसके बाद 4 4 8 और 3 11 11, 3 14 14 और 1 15, ठीक है, और 8 और 8 16 16 और 8 24 और 32 32 और 1 33 3 असल, और फिर आगे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 6 और 3 7, ये 7356 गुना लिखा हुआ है। यानी उसने ये जो मैंने इसके 6 गुना ज्यादा डाले हुए हैं ना 12, वो उसने तकरीबन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को तकरीबन इक्वल किया हुआ है, इसीलिए उसने 7344 गुना लिखा हुआ है। वैसे टू बी एग्जैक्ट 7356 गुना मास ज्यादा होता है अल्फा पार्टिकल का एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसीलिए अल्फा पार्टिकल के साथ जो वेव अटैच होगी वो 7344 या 7356 गुना छोटी होगी, और प्रोटॉन के साथ जो वेव अटैच होगी मूविंग प्रोटॉन के साथ तो 1836 गुना छोटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं लाइक एटम, मॉलिक्यूल, इनके साथ जो वेव अटैच होती है उसको मेजर किया जा सकता है, मगर अब ये कंसिडर कर लें स्टोन, एक वटा पत्थर ऑफ मैस 1 ग्राम, ठीक है, मैंने वही बात कही थी। अब 1 ग्राम को 10 की ताकत -3 किलोग्राम कहते हैं, क्योंकि 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1000 को 10 की ताकत 3 लिखते हैं। यहाँ पे वो सारी वैल्यूज पुट की तो वेवलेंथ देखो कितनी छोटी आई है। अब इतनी छोटी वेवलेंथ, तकरीबन आधे घंटे का लेक्चर हो गया, इतनी छोटी वेवलेंथ है, इतनी छोटी वेवलेंथ है कि हम इसको पकड़ नहीं सकते, कोई भी कंसीवेबल मेथड अभी तक नहीं आया जिससे हम इस वेवलेंथ को मेजर कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहते हैं कि हैवी मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है बट कैन नॉट बी कैप्चर्ड, इसको कैप्चर नहीं किया जा सकता
वी सो एंड वी से दैट मैक्रोस्कोपिक बॉडीज डोंट हैव एनी वेव। इसका मतलब है अंगूर खट्टे हैं उनके केस में कि वेव होती है, अटैच है जरूर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ जो आम आंख से नजर आते हैं, जैसे 1 ग्राम स्टोन है, लेकिन एटम, मॉलिक्यूल, अल्फा पार्टिकल ये तो हमें नजर नहीं ना आते आम आंख से, इसलिए उनके साथ वेव अटैच होती है, इतनी छोटी होती है, इतनी बड़ी होती है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं इनके साथ जो वेव अटैच होती है वो इतनी बड़ी होती है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। कि जहां तक पहुंच नहीं सकते तो हम कहते हैं कि ये इसको पकड़ नहीं सकते, तो हम कहते हैं कि इसके साथ वेव होती ही नहीं है। तो यहां पर ये चीज साबित होगी कि मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव होती है, लेकिन छोटे पार्टिकल के साथ, जिसको मेजर किया जा सकता है। बड़े पार्टिकल के साथ भी होती है लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं होती नहीं है। ठीक है, जान छुड़वा लेते हैं। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया, 31 मिनट का तकरीबन हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगली बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।